हेलो गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है चेकआउट करनी चाहिए किसी भी मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। साथ में हम लोग PGIM इंडिया मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड है उसका हम लोग कंपेयर करेंगे एक इंडेक्स फंड के साथ में, कि आपको इंडेक्स फंड के साथ में जाना चाहिए या फिर एक एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ में जाना चाहिए। प्लस हम लोग इसके SIP के रिटर्न के परफॉर्मेंस देखेंगे, इसका जो पोर्टफोलियो है उसका भी हम लोग परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो देखिएगा, इस पहले बात करते हैं कि आपको मिड कैप जो कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स होती है आखिर उनमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली चीज, आपके इन्वेस्टमेंट का गोल। तो देखिए, जो मिड कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं एटलीस्ट उसमें आपको 5 साल तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी अगर इकोनॉमिकल जो है डाउन टर्न आता है तो गाइस एज कंपेयर टू लार्ज कैप जो है वो मिड कैप और जो स्मॉल कैप वाली कंपनीज होती है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो अगर लेट सपोज कभी भी मार्केट जो अगर क्रैश हुआ, माइनस के अंदर गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर पूरे साल के अंदर अगर मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है हमारा अगर 25-30% से गिर रहा है तो जो मिड कैप वाली कंपनीज है वो और तेजी से यहाँ पे गिरती है और स्मॉल कैप तो और तेजी से गिरता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए, इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में ना इन्वेस्ट करें। साथ में गाइस, अगर मैं रिटर्न्स की भी बात करूं तो गाइस शॉर्ट टर्म में ये आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं या नॉमिनल रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो एटलीस्ट आपकी बैंक FD की कंपीट भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं बात करूं एक लॉन्ग टर्म विजन की तो डेफिनेटली ये आपके इन्फ्लेशन और आपके जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स होते हैं FD रिलेटेड उसको भी यहाँ पे बीट कर सकता है। साथ में गाइस मैं रिस्क की बात करूं तो देखिए, हर कोई जो मिड साइज लेवल वाली कंपनी होती है वो सारी कंपनियां यहाँ पे लार्ज कैप नहीं बन पाती है। कुछ जो मिड कैप कंपनीज होती है वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाती है, इवन कुछ तो यहाँ पे बैंकरप्ट भी यहाँ पे हो सकती है। तो इस रिस्क के लिए भी यहाँ पे आपको रेडी होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक PGMI इंडिया मिड कैप फंड को जो है सिंपली हमारा जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स होता है उसको सिंपली यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। तो देखिए, जो निफ्टी मिड कैप 150 होता है उसी इंडेक्स में से यहाँ पे PGMI इंडिया जो है बेसिकली कंपनी सेलेक्ट करता है, वो एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है और जो निफ्टी मिड कैप 150 है वो सिंपली हमारा इंडेक्स है। तो देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड तभी अच्छा होता है आपके लिए जब वो बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स को बीट कर रहा होता है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म होराइजन लिया है सिंपली 2014 से। तो आप देख सकते हैं 2014 के अंदर यहाँ पे PGMI जो इंडिया है उसने यहाँ पे इसको निफ्टी मिड कैप 150 को बीट नहीं किया है। इवन 15 में भी ये बीट नहीं कर पाया है, 17 में भी बीट नहीं कर पाया है, 19 में भी बीट नहीं कर पाया है। उसके बाद में गाइस कोविड के बाद में जो रिकवरी पीरियड था 2020 के बाद में, उसके बाद में आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे इंडेक्स को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, जैसे गाइस मैं हमेशा आपको बताते रहता हूं कि कभी भी आपको एक ही एक्टिव म्यूचुअल फंड के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑलवेज आपको बैकअप प्लान के अंदर एक इंडेक्स फंड भी यहाँ पे जरूर चूज आउट करना चाहिए। और इंडेक्स फंड्स बेसिकली जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर होते हैं कौन से बेस्ट है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए गाइस, फिर भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं PGMI इंडिया को अदर जो मिड कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है उनके साथ में। सो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या पाया, मोर देन यहाँ पे 28 प्लस जो है फंड्स यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 5 साल के CAGR के साथ में तो आपको 3 जो है म्यूचुअल फंड सबसे टॉप में दिखाई देते हैं। पहले का नाम है क्वांट का मिड कैप फंड, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। सेकंड है PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और थर्ड है यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड। तो देखिए, क्वांट को यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है। तो रिटर्न्स तो अगर आपको यहाँ पे बढ़िया मिल सकते हैं यहाँ पे रिस्क, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर देखिएगा, इस अगर मैं PGMI इंडिया और क्वांट की इनकी मैं बात करूं तो केवल 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने क्रिजल और बेसिकली वैल्यू रिसर्च जो फर्म्स होती है उन लोगों ने इन दोनों ही फंड्स को यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग कैटेगरी में दिया हुआ है। बाकी किसी भी फंड को यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग नहीं मिली हुई है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, PGMI इंडिया मिड कैप को यहाँ पे मैं 3 और म्यूचुअल फंड के साथ में कंपेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्वांट को हटा दिया क्योंकि उसको मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आप मेरा सेपरेट वीडियो क्वांट के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंडिया के अंदर जिस मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है उसका नाम है HDFC मिड कैप, जिसके अंदर 34,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। साथ में सेकंड नंबर पे कोटक का आता है जिसके अंदर 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और थर्ड नंबर पे एक्सिस का मिड कैप आता है जिसके अंदर 19,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तो इन तीनों फंड का मैं PGMI इंडिया के साथ में यहाँ पे सिंपली कंपेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया क्वांट और PGMI इंडिया जो है उसको VRO ने यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है और साथ में एक्सिस को भी यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। प्लस गाइस, अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं कि किसने लगातार हर साल रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और इंडेक्स को यहाँ पे जो है नॉर्मली थोड़ा सा बीट किया है, तो उस केस में भी यहाँ पे PGMI इंडिया को मैं 5 स्टार
स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। इसके अलावा गाइस मैं एक्सिस को 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, एचडीएफसी को भी 3 स्टार की रेटिंग दूंगा और कोटक को यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। प्लस गाइस अगर मैं फंड की एज की बात करूं तो क्या, क्योंकि कोई क्या होता है ना, कई बार जैसे आपने पीजीआई इंडिया, आपने ब्रांड का नाम सुना नहीं है, आपको ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं, तो भाई ये 8 साल से लगातार ये फंड चला आ रहा है। डेफिनेटली जो पहले स्टार्ट हुआ था वो डीएचएफएल ने किया था, उसके बाद में पीजीआई इंडिया ने इसको टेक ओवर किया था, लेकिन ये अच्छी खासी एएमसी है, तो आपको ट्रस्ट का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गाइस अगर मैं फंड साइज की बात करूं, पीजीआई इंडिया के अंदर 6000 करोड़ रुपए है और एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। अब गाइस अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो पीजीआई इंडिया एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है, इसके बावजूद इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो जस्ट 0.38% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफी कम है एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। आप देख सकते हैं एचडीएफसी के अंदर आपको 0.97 मिल जाएगा, एक्सिस में 0.54 मिल जाएगा, कोटक इमर्जी फंड्स के अंदर आपको 0.48 मिल जाएगा। बाकी अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो वो भी एग्जिट लोड भी नॉर्मली 1% का होता है, लेकिन इसके अंदर जस्ट 0.5% का है। और गाइस इसके अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मिड कैप के अंदर हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 साल तो आपको देने ही पड़ेंगे। इस बात करते हैं हम लोग रिटर्न्स की, तो देखिए रिटर्न्स की अगर आप कंपैरिजन करेंगे, डेफिनेटली पिछले 1 साल के अंदर इस फंड ने यहाँ पे ज्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप देख सकते हैं 4.57% का यहाँ पे रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे एचडीएफसी ने 9% का रिटर्न जनरेट किया है, एक्सिस माइनस में जा चुका है, कोटक 7% का रिटर्न जनरेट करके बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप 5 साल के सीएजीआर कंपेयर करते हैं तो भाई इस फंड को यहाँ पे कोई भी बीट नहीं कर सकता है। पीजीआई इंडिया और क्वांट यहाँ से सबसे टॉप कैटेगरी के फंड माने जाते हैं और उसके बाद में नंबर आता है एक्सिस का। और गाइस इस फंड की अगर मैं कैटेगरी रैंकिंग की बात करूं तो जैसे मैंने बताया था आपको 27 से 28 फंड है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पिछले 5 सालों की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो इसने हमेशा टॉप 10 के अंदर अपनी जो है जगह बनाई है। आप देख सकते हैं अगर मैं सिंस इंसेप्शन भी ले लेता हूं तो एटलीस्ट टॉप 6 फंड यहाँ पे इसकी ऑन एन एवरेज कैटेगरी रैंकिंग रही है। साथ में रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे लमसम पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करता तो 1 साल के अंदर उसको यहाँ पे कितने रिटर्न्स मिलते हैं, 5 साल के अंदर उसको कितने रिटर्न मिलते हैं एज ए एनुअलाइज रिटर्न। वहीं पे गाइस अगर कोई भी बंदा एसआईपी भी करता है तो अच्छी बात ये, अगर 1 साल के अंदर इसका 5% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, तो अगर वो एसआईपी रूट के थ्रू जाता तो आप देख सकते हैं आपका रिटर्न यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है। और गाइस यही यहाँ पे मैजिक होता है सिंपली एसआईपी की परफॉर्मेंस का। साथ में गाइस अगर मैं क्वार्टर वाइज भी रिजल्ट्स की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर जब निफ्टी 50 गिरता है तो ये बहुत तेजी से गिरता है, फिर भी उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 के अंदर क्वार्टर के अंदर जब निफ्टी 50 -10% गिरा है तो ये फंड्स केवल -9% गिरा है, जबकि इसका कैटेगरी एवरेज यहाँ पे -7% है। वहीं पे गाइस आप देख सकते हैं 2018 के अंदर जो मिड कैप वाली कंपनी है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिरी थी, जबकि निफ्टी 50 को कुछ भी यहाँ पे असर नहीं हुआ था। तो गाइस इन चीजों के लिए भी यहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आप निफ्टी 50 के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। इसके अलावा गाइस अगर मैं इसके रिस्क के रेशियो की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको हाई वॉलिटी मिलने वाला है, बीटा भी थोड़ा सा आपको हाई वॉलिटी मिलने वाला है, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसन अल्फा आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जबकि अगर आप इसका कंपेयर भी करेंगे और म्यूचुअल फंड के साथ में आप देख सकते हैं 24 के स्टैंडर्ड डिविएशन के सामने आपको 11 का अल्फा मिल रहा है, जबकि और अदर म्यूचुअल फंड्स में आप देखोगे इतना अल्फा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यानी कि जितना आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो उसके बदले में डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी दिखाई दे रहे हैं। गाइस अगर मैं एक फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन की बात करूं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सेशन दे सकता हूं, आपको डेफिनेटली यहाँ पे पीजीआई इंडिया के साथ में जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपको अपने बैकअप प्लान के अंदर एक मिड कैप का इंडेक्स फंड भी यहाँ पे जो चूज आउट करना चाहिए। आप सिंपली एसआईपी मोड के थ्रू जा सकते हैं और आपका जितना भी क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट करने का मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंपली आप एक्टिव म्यूचुअल फंड पकड़ सकते हैं और एक सिंपली आप इंडेक्स फंड पकड़ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके जो पोर्टफोलियोज होते हैं उसको साल में एक बार यहाँ पे जो है जरूर यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए आपको। बाकी गाइस मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे मिड कैप रिलेटेड वीडियोस मिल जाने वाले हैं। तो गाइस प्लीज यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यार हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।